हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम 11th क्लास से अपनी प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर यूनिट रनिंग में थी, उसी से हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन ए वायर। इससे पीछे आपने हुक्स लॉ पढ़ा था, तो उसके अंदर जो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाते हैं वो विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर था। ठीक है, अब हम जब तक वायर आपकी ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम उसका ग्राफ कहां तक ऑब्टेन होगा, वो ग्राफ है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ठीक है, कंप्लीटली। तो ये यहां पर हमारे पास एक वायर है, इस वायर के नीचे हमने हैंग कर रखा है, इसके अंदर हम वेट को इंक्रीज करेंगे कंटिन्यू लगातार। इधर ये स्केल है, स्केल के ऊपर आप लेंथ, इसकी इंक्रीज इन लेंथ है वो नोट करेंगे, मतलब स्ट्रेन नोट करेंगे। इधर से जो भी लोड आप अप्लाई करते चले जाओगे वो आपका स्ट्रेस हो जाएगा। और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जब तक वायर आपकी ब्रेक नहीं होती है तब तक हम एक ग्राफ डिनोट करेंगे। इसके अंदर जो रीडिंग आएगी उससे हम यहां पर एक ग्राफ बनाएंगे, और वो जो ग्राफ होगा वो आपके पास कुछ इस टाइप का होगा। तो एक बार मैं यहां पर डिस्कस करता हूं ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ के अंदर देखिए आपके पास O से लेकर A तक, O से A पॉइंट तक आपका हुक्स लॉ ओबे हो रही है। हुक्स लॉ जो है वो O से A तक ओबे हो रही है। ठीक है, मतलब जितना वेट रखा उसके बाद उसको रिमूव किया तो आपकी वायर उसी साइज के अंदर आपके पास रीगेन करने लग रही है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन बराबर चलने लग रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो O से A तक आपकी हुक्स लॉ ओबे होने लग रही है। उसके बाद A से हम B की तरफ जैसे चलते हैं थोड़ा बहुत, A से B की तरफ, तो B हमारे पास है, यहां से आपके पास देखना B के बाद में थोड़ा बहुत आपके पास जो वायर है वो थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज होने लग गई है। मतलब B जो है ना वो हमारी क्या है कि इलास्टिक लिमिट है। B क्या आपकी इलास्टिक लिमिट है कि इससे पीछे पीछे आपके पास वायर को आप लोडेड अनलोडेड करते हो तो वायर ओरिजिनल साइज में जाती है, मतलब हुक्स लॉ का ओबे होता है, सीधी सी बात है ये। ठीक है, तो B तक आपके पास हुक्स लॉ हमारे पास, मतलब A तक हुक्स लॉ ओबे होती है, B हमारे पास वो एक इलास्टिक लिमिट है कि B से अगर हम वायर को अनलोड करते हैं तो वायर वापस ओरिजिनल जो ग्राफ है हमारा वो B से A होता हुआ O पॉइंट पे रीच करता है। ठीक है, और B के बाद में आप क्या देखते हो कि आपके पास स्ट्रेन थोड़ा सा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रेन ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो C जो हमारे पास है ना, इसको हम यील्ड पॉइंट बोलेंगे। C को हम क्या बोलेंगे यहां पर, यील्ड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है ना, B से C जब चलते हैं तो स्ट्रेन थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होता है, स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इलास्टिक होता है वापिस ओरिजिनल साइज के अंदर बॉडी लौट के आ जाए ना, वो होता है इलास्टिक। और प्लास्टिक में होता है ना वापिस ओरिजिनल साइज में नहीं आती है बॉडी, तो यहां पर आपके पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो C से उसके बाद D तक आपके पास क्या होता है, स्ट्रेन ही इंक्रीज होता है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रेन इंक्रीज होता है C से D तक। ठीक है, और फिर D से आपके पास E हमारे पास ये मान के चलो उसकी बिल्कुल लिमिट जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है, और F हमारे पास है वो ब्रेकिंग पॉइंट है। F के ऊपर आपके पास जो वायर है वो आपकी बिल्कुल ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास इसकी लिमिट हो गई यहां तक भाई, इसके बाद बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जरा भी वेट आपने प्लेस किया तो वायर वहीं पे ही ब्रेक हो जाती है। तो यहां पर वो जो वायर है वो बिल्कुल थिनर हो जाती है, बहुत ही पतली हो जाती है। ठीक है, तो वो वायर आपके पास अपनी लिमिट है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है उसकी, और F के ऊपर वो वायर आपकी बिल्कुल ब्रेक हो जाती है। तो इस टाइप का ये कंप्लीट ग्राफ है आपके पास जब तक वायर आपकी ब्रेक नहीं होती। तो कंप्लीट जो ग्राफ हमें मिलता है स्ट्रेस और स्ट्रेन से वो इस टाइप का ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है कि हम मटेरियल की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम तीन टाइप के मटेरियल एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसी के अंदर आता है डक्टाइल मटेरियल। मटेरियल की जो क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कर्व से ही की जाती है आपके पास। तो सबसे पहला हमारे पास यहां पर हम तीन टाइप के मटेरियल डिस्कस करते हैं, डक्टाइल, ब्राइटल
और इलास्टोमर। डक्टाइल मटेरियल कौन सा होता है? जिसकी एक लार्ज प्लास्टिक रेंज हो, ए मटेरियल विच है लार्ज प्लास्टिक रेंज, जिसके एक प्लास्टिक रेंज ज्यादा हो। जैसे मैंने यहां पर बताया था, यहां पर आपके पास ये देखिए, आपके पास B2C, यहां से मैंने बताया था C पॉइंट के ऊपर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो जिसकी एक प्लास्टिक रेंज लार्ज हो, उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? डक्टाइल मटेरियल। जैसे आयरन, कॉपर वगैरह है, इनकी लार्ज प्लास्टिक रेंज होती है। नेक्स्ट आता है ब्राइटल। ब्राइटल मटेरियल कौन सी होती है? जिसकी प्लास्टिक रेंज शॉर्ट हो, स्मॉल प्लास्टिक रेंज, स्मॉल प्लास्टिक रेंज। ए मटेरियल हो विच है स्मॉल प्लास्टिक रेंज, जिसकी एक स्मॉल प्लास्टिक रेंज होती है ना, जैसे ग्लास, ठीक है, इनकी क्या है? स्मॉल प्लास्टिक रेंज होती है, ठीक है। थोड़ा सा फोर्स लगाया, ब्रेक हो जाते हैं, स्मॉल प्लास्टिक रेंज होती है। इलास्टोमर। इलास्टोमर कौन से मटेरियल होते हैं? विच डू नॉट ओबे द हुक्स लॉ। मतलब ये कह सकते हैं जिसका इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, वो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो कर्व है हमारे पास इलास्टोमर का, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रबड़, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल है उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। अब यहां से हम रिलेटेड दो तीन छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करते हैं। यहां पर हमारे पास दो तीन छोटी छोटी टर्म्स आती हैं। जैसे एक हमारे पास आता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इसी के अंदर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? ये देखो, कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी हमारे पास जनरली स्प्रिंग है, कोई वायर है, इस टाइप की स्ट्रेचेबल बॉडी है, तो आप उसको स्ट्रेच करते हो, छोड़ते हो, स्ट्रेच करते हो, छोड़ते हो, स्ट्रेच करते हो, छोड़ते हो। तो एक टाइम तो होता है कि बॉडी आपकी, जैसे स्टार्टिंग में आपने स्ट्रेच किया, छोड़ा, तो बॉडी वापस साइज के अंदर रीगेन कर गई, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप क्या करते हो? बार बार उसके ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया एंड रिमूव किया, ठीक है। तो बार बार फोर्स को लगा रहे हो और हटा रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है? उसकी इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाती है, ठीक है। तो वो अपनी थोड़ी इलास्टिसिटी है वो वापस रीगेन करने की कुछ टाइम लगता है उसको वापस गेन करने में। मतलब इलास्टिक तो है लेकिन उसको वापस रीगेन करने में कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मतलब कुछ टाइम के बाद में वो इफेक्ट दिखाई दे, ठीक है। A temporary delay in regaining in original size, that is known as elastic after effect। कि एक टेम्परेरी डिले हो वापस, ठीक है, वो वापस तो आए लेकिन उसके अंदर क्या है ना, वापस आने में कुछ टाइम लगे, that is known as elastic after effect, ठीक है। इसी के अंदर एक छोटी सी टर्म आती है इलास्टिक फटिंग। इलास्टिक फटिंग इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर आप बार बार फोर्स लगा रहे हो, हटा रहे हो, तो उसकी प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट में तो देखने को मिल रही थी लेकिन कुछ टाइम के बाद में, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि आप बार बार फोर्स हटाते हो, लगाते हो, तो उस केस में डिफॉर्मिंग फोर्स आपने मान लो लगाया, फिर रिमूव किया, लगाया, फिर रिमूव किया, तो ऐसे बार बार एक्शन से उसकी इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है। उसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिक फटिंग। अब इसी से रिलेटेड दो तीन वजह से आपने कई बार पूछ लिया जाता है इलास्टिसिटी किस में यूज होती है, ठीक है, कहां पर कहां यूज है इसके। तो देखिए जनरली आप कोई भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कोई भी नट बोल्ट है उसको भी हम टाइट करते हैं, ठीक है, तो वो हम एक अंडर इलास्टिक लिमिट करते हैं। क्योंकि अगर आपने मान लो कोई छोटा सा पेज है आपके पास दीवार में लगाया, आपने उसको स्क्रू ड्राइवर से ऐसे टाइट किया, लेकिन अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो उनकी जो बीच में जो गैप होता है, मतलब स्क्रू की जो चूड़ियां होती है ना, एक प्रकार से जो गैप होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक बियॉन्ड आपने इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, ठीक है। समझ गए बात को? एक क्रेन होती है जो हैवी लोड को उठाती है, अब उस क्रेन की जो रोप होती है, मेटालिक जो रोप उसमें यूज की जाती है, वो लोड के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। अब मेरे को जितना लोड उठाना है उसी हिसाब से उसकी रोप का यूज किया जाएगा, तो वो सब इलास्टिसिटी के ऊपर बेस है आपके पास, ठीक है। हाइट ऑफ माउंटेन ले लीजिए, सॉलिड शाफ्ट आपके पास एक होलो शाफ्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ए सॉलिड शाफ्ट,
तो ये इलास्टिसिटी आपके पास एप्लीकेशन है आपके पास इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हम एक लेके चल रहे हैं, इसी के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोजीशन की वजह से, ठीक है। ये हमारे पास जनरली एक वायर है, तो आप इसको स्ट्रेच करते हो, ठीक है। तो आप यहां पर जो वर्क करने लग रहे हो वो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ पार्टिकल के अगेंस्ट में कर रहे हो, ठीक है। और वो वर्क डन ही यहां पर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? तो यहां पर आपने देखा कि स्टार्टिंग में हमारे पास मान लेते हैं कोई भी एक एल लेंथ की वायर है, ठीक है। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फिलहाल इसमें स्टार्टिंग में फोर्स है 0, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक एफ फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया, ठीक है। तो एवरेज फोर्स कितना हुआ? एवरेज फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? स्टार्टिंग में कितना था? 0, उसके बाद कितना लगाया आपने? एफ। मतलब आपके पास एक एल लेंथ की वायर थी, सपोज करो ये हमारे पास एक एल लेंथ की वायर हो गई, ठीक है। इसके ऊपर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन, तो ये आपके पास इंक्रीज हो गई ऐसे, कितनी? डेल्टा एल। ये डेल्टा एल आपके पास यहां पर इंक्रीज हो गई इस साइड में, इस साइड में आपने फोर्स लगाया और डेल्टा एल वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो एवरेज फोर्स आपने पहले 0 से एफ तक इंक्रीज किया, तो कितना हो गया एवरेज फोर्स जो आपने अप्लाई की? 0 प्लस F/2 मतलब F/2। तो आपने इस वायर के ऊपर फोर्स लगाया, इसको एक्सटेंशन दी, ठीक है। तो कितना वर्क किया? अभी मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन के रूप में स्टोर हो रही है, तो वो वर्क डन ही आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो कितना आपने वर्क किया? सो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन क्या होगा भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास एवरेज फोर्स कितना हुआ? F/2। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डेल्टा एल। ये वर्क डन ही यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, इसी को हम U से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल U हमारे पास। ये वर्क डन ही आपका यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्पेंड हो गया, ठीक है। इसी को क्या है ना, मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। वॉल्यूम से, वॉल्यूम मींस एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो यहां से ये एनर्जी, अच्छा फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेस नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाफ ऑफ स्ट्रेस, और ये क्या होगा हमारे पास? स्ट्रेन इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। इस वॉल्यूम को इधर डिवाइड करें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करें, एनर्जी डेंसिटी बोल देते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या आ गई? हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये होगी आपके पास एनर्जी डेंसिटी। यू नो दैट यंग्स मॉडुलस के टर्म में अगर हम लिखें तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है आपके पास? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस यहां से क्या हो जाएगा? Y इंटू में स्ट्रेन, मतलब एनर्जी डेंसिटी को आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ स्ट्रेस की जगह हम क्या लिख सकते हो? Y इंटू में स्ट्रेन। Y क्या है? यंग मॉडुलस, इंटू में स्ट्रेन, और स्ट्रेन यहां पर ऑलरेडी भी लाई कर रहा है, तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में? तो ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक, इसी के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच वायर, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।